हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है ओजोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज वाली क्लास की अगर अपन बात करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी। 40 क्वेश्चन है इसमें जो आपके बाईलिंगुअल है। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा हर स्टूडेंट्स के पास में, अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करें, आज वाला जो पहला क्वेश्चन है मीटेरोलॉजी चैप्टर का। मीटेरोलॉजी इट मीन्स मौसम विज्ञान किस भाषा का शब्द है? मीटेरियोलॉजी मीटेरियोलॉजी इज derived फ्रॉम विच लैंग्वेज वर्ड? इट मीन्स मीटेरियोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? फर्स्ट है ग्रीक, सेकंड लैटिन, रोमन एंड संस्कृत। तो आपको आंसर देना होगा। तो देखिए, राइट आंसर जो होगा इसका कौन सा होगा? ग्रीक। यानी कि मीटेरियोलॉजी कौन सी भाषा से बना है? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, मेट्रोस प्लस लॉगस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। जलवायु विज्ञान इट मीन्स क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी इट मीन्स क्लाइमेट की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? फर्स्ट ऑप्शन ग्रीक, अरबी, फारसी और अंग्रेजी। इन चारों में से एक आंसर में सिलेक्ट करना होगा। इंग्लिश में जो क्वेश्चन है हमारा, क्लाइमेटोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज वर्ड? राइट आंसर होगा इसका ग्रीक। राइट आंसर इज ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, जेट और सीबीटी का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन घटनाएं क्या कहलाती है? किसी स्थान विशेष की जो अल्पकालीन जो घटनाएं होती है, इट मीन क्षणिक जो घटनाएं होती है, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? शॉर्ट टर्म इवेंट्स एट ए पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड। जलवायु, मौसम, मानसून, सभी। इन चारों में से आपको एक राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो बच्चों देखिए, शॉर्ट टर्म्स जो इवेंट्स है, पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड वेदर। इसका राइट आंसर क्या होगा? वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम बात करें अंतरराष्ट्रीय मौसम वेधशाला, इट मीन्स इंटरनेशनल वेदर ऑब्जर्वेटरी। जो मीटरोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, अंतरराष्ट्रीय मौसम वेधशाला, कितने वर्षों के औसत का उपयुक्त माना है? द इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी हैज बीन कंसिडर्ड द एवरेज हाउ मेनी ईयर्स ऑफ क्लाइमेट इज सुटेबल? तो राइट आंसर इज 30 to 35 ईयर्स। कितने वर्षों का औसत उपयुक्त माना है? 30 to 35 ईयर्स। इट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं? 31 वर्ष भी हम लिख सकते हैं बच्चों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा बरसात होती है? द प्लेस विथ हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया इज। आपको इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा बरसात बरसती है। तो देखिए, माउंट आबू, झालावाड़, मासिनराम और चेरापूंजी। इन चारों में से हमारा जो राइट आंसर होगा वो मासिनराम होगा। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो आपका माउंट आबू सिरोही है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से जिले में होती है, तो जिला हमारा कौन सा हो जाएगा? झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा वाला जो जिला है झालावाड़ है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पुटअप करें कि राजस्थान में ऐसे कौन सा स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा बरसात होती है? तो माउंट आबू सिरोही में। लेकिन हमारे इंडिया में कौन सी जगह पर होगी? मासिनराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, है भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? इट मीन भारत में कितनी जो बरसात है पूरे साल भर में बरसती है? एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया इज 575 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, 1100 मिलीमीटर, 1200 मिलीमीटर। तो देखिए बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? 1200 मिलीमीटर। 1200 मिलीमीटर। अगर बात करें अपने राजस्थान की, तो राजस्थान में जो एवरेज जो रेनफॉल है वो 575 मिलीमीटर है। इट मीन्स 57.5 सेंटीमीटर। अगर इस क्वेश्चन को सेंटीमीटर में पूछता है तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 1200 मिलीमीटर के लगभग है। राजस्थान की औसत वर्षा की अगर अपन बात करें तो 575 मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है? इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन लिखा है कि विच मानसून रिसीव्ड मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया। हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो बरसात है वो कौन से मानसून से होती है? इसमें से आपको एक राइट आंसर आपको सिलेक्ट करना होगा। उत्तरी पूर्वी मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून, उत्तरी पश्चिमी मानसून एंड साउथ वेस्टर्न मानसून। इनमें से आपको एक राइट आंसर देना होगा। देखिए बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साउथ वेस्टर्न मानसून। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही सबसे ज्यादा बरसात होती है। इट मीन्स लगभग मोर देन 75% इस मानसून से बरसात होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले हमारे भारत के केरल राज्य के तट पर प्रवेश करता है। 1 जून को यह प्रवेश करता है बच्चों। भारत में कब प्रवेश करता है? 1 जून को प्रवेश करता है। अगर राजस्थान की अगर अपन बात करें, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हमारे राजस्थान में कब प्रवेश करता है? तो राजस्थान में ये 16 से लेकर के 20 जून को प्रवेश करता है और हमारे यहाँ पर राजस्थान में मानसून आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्दियों में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। राजस्थान में जो सर्दियों में जो बरसात होती है हमारे यहाँ पर, उसको क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है, जिसका प्रमुख कारण है द विंटर रेनफॉल इन राजस्थान इज कॉल्ड मावट। द मेन रीजन फॉर विच इज, इसका क्या कारण हो सकता है बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्वी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, उत्तरी विक्षोभ और दक्षिणी विक्षोभ। इट मीन्स ईस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, नॉर्थर्न डिस्टर्बेंस एंड साउथर्न डिस्टर्बेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो राजस्थान में और भारत में जो सबसे ज्यादा जो बरसात होती है, सॉरी, राजस्थान में जो मावट का जो कारण है बच्चों, मावट का पश्चिमी विक्षोभ है और इस मावट को हमारे राजस्थान में गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जानते हैं। ये गेहूं और जौ के लिए क्या होती है? काफी उपयोगी होती है। गेहूं और जौ की जो फसल होती है उसके लिए गोल्डन ड्रॉप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रवेश करता है। अभी मैंने इसका आंसर आपको बताया भी था कि राजस्थान में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो कब प्रवेश करता है? भारत में 1 जून को सबसे पहले केरल राज्य के तट पर प्रवेश करता है। तो हमारे राजस्थान में ये कब प्रवेश करता है? 16 से लेकर के 20 जून के मध्य ये प्रवेश करता है। इट मीन्स इंग्लिश में देखिए, व्हेन डज साउथ वेस्टर्न मानसून एंटर इन राजस्थान। तो राजस्थान में ये 16 से लेकर के 20 जून को एंटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून, नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी हैं? द गैसेज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, द गैसेज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। इनमें से हमें देखना होगा कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं। राजस्थान में जो गर्मियों के दिनों में जो बरसात होती है उसे हम एसिड रेन के नाम से जानते हैं। राजस्थान में सर्दियों में जो आपके पश्चिमी विक्षोभों से जो बरसात आती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? मावट के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? SO2 व NO2 गैसें। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो गैसें हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? एसिडिक रेन, एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जिसमें लैप्स रेट की घटनाएं घटित होती हैं? इट मीन्स तापहास दर घटित होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? लैप्स रेट। इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर डज द लैप्स रेट इज अकर? इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फियर लैप्स रेट की बात कर रहे हैं बच्चों। इट मीन्स अगर वायुमंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपन जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या आती है? गिरावट आती है। इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? लैप्स रेट के नाम से जानते हैं। ट्रोपोस्फियर,
इन स्ट्रेटोस्फीयर, इन मीजोस्फीयर, इन थर्मोस्फीयर। राइट आंसर इज समताप मंडल, इट मींस स्ट्रेटोस्फीयर। सॉरी, देखिए राइट आंसर क्या होगा इसका, सौभ मंडल। क्या होगा इसका, सौभ मंडल, इट मींस ट्रोपोस्फीयर होगा बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रोपोस्फीयर होगा। समताप मंडल में तो क्या है कि समान दाब और ताप के कारण मौसम शांत रहता है, इसलिए इस मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों क्या होगा, ट्रोपोस्फीयर, इट मींस सौभ मंडल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की वह परत जिसमें मौसम शांत रहता है, जिसके कारण वायुयान उड़ाए जाते हैं, इट मींस द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच द वेदर रिमेन्स काम ड्यू टू विच एरोप्लेन्स आर फ्लोवन। आंसर क्या होगा, अभी इसका थोड़ी देर पहले मैंने आंसर बताया था बच्चों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इट मींस समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, वायुमंडल की किस परत में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है। ऐसी कौन सी वायुमंडल की परत है जिसमें पराबैंगनी जो किरणें होती है, जो सोलर रेडिएशन है, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फियर अल्ट्रावायलेट रेज आर ऑब्जर्व। क्या जो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होती है, जो आपके पादपों के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है, तो कौन से मंडल में आएगा बच्चों, बहिर्मंडल, समताप मंडल, सौभ मंडल और मध्यम मंडल। तो राइट आंसर इज समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर पाई जाती है जो क्या करती है, सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे बादल जो फूल गोभी या गुम्दाकार यानी कि डोम शेप्ड दिखाई देते हैं, द क्लाउड्स दैट अपीयर टू बी कॉलीफ्लावर और डोम शेप्ड। ऐसे कौन से क्लाउड्स हैं जो हमें डोम शेप्ड के दिखाई देते हैं। तो बच्चों टाइपिंग मिस्टेक है, इसका पुंज बादल भी आंसर होगा और इसका आंसर ये भी रहेगा, इट मींस दोनों ही है, टाइपिंग मिस्टेक्स है बच्चों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ भी है। सौर विकिरण जो प्रकाश संश्लेषण व बीज अंकुरण को बढ़ावा देती है, सोलर रेडिएशन दैट प्रमोट्स फोटोसिंथेसिस एंड सीड जर्मिनेशन ऑफ क्रॉप्स। ऐसी कौन सी सोलर रेडिएशंस है जो प्रकाश संश्लेषण और बीजों के अंकुरण को बढ़ावा देती है। तो राइट आंसर इज ओनली रेड, केवल लाल किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बसंतीकरण यानी कि वर्नेलाइजेशन। हु इज डिस्कवर द वर्नेलाइजेशन। बसंतीकरण की खोज किसने की थी। बसंतीकरण जो पुष्पन की क्रिया को बढ़ावा देता है, तो देखिए इसकी खोज की थी लाइसेंको ने। किसने खोजा था इसको, लाइसेंको ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोपीरियोडिज्म। प्रदीप्तिकालिता के अनुसार दीर्घ दीप्तिकाली पादपों को पुष्पन व फलन की क्रिया के लिए कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है। अकॉर्डिंग टू फोटोपीरियोडिज्म में ड्यूरेशन ऑफ लाइट इज नेसेसरी फॉर लॉन्ग प्लांट, इट मींस लॉन्ग डे प्लांट्स। बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, लॉन्ग डे प्लांट्स फॉर फ्लोरिंग एंड फ्रूटिंग। फ्रूटिंग के टाइम पे और फ्लोरिंग के टाइम पे कितने कितने हावर्स की रिक्वायरमेंट है ड्यूरेशन की। तो देखिए पहला ऑप्शन है 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे, 6 से 8 घंटे और 13 to 16 हावर्स। सो राइट आंसर इज 10 to 12 आवर। बात हो रही है एलडीपी, और एलडीपी में कौन सी क्रॉप्स आती है आपकी, सारी की सारी रबी सीजन वाली क्रॉप्स आती है, जो हम रबी में ग्रो करते हैं। रबी सीजन में जिन फसलों को ग्रो किया जाता है वो कौन सी जगह पर आएगी आपके, एलडीपी। तो एलडीपी वाले जो पादप है उनको कितने घंटे प्रकाश की अवधि आवश्यकता होती है, 10 से 12। एसडीपी की अगर बात करें शॉर्ट डे प्लांट्स की तो लेस देन 10 हावर्स। एंड आईएमडी की अगर बात करें इंटरमीडिएट डे प्लांट्स में तो 13 to
16 आवर्स की आवश्यकता होगी। और IMD में ओनली हमारी एक ही तो क्रॉप आती है, कौन सी? शुगर केन, यानी कि गन्ना। इसका भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चावल, सोयाबीन और चावला है। राइस, सोयाबीन एंड काउपीआर, इनमें से हमें एक राइट आंसर आपको सिलेक्ट करना होगा कि चावल, सोयाबीन और चावला क्या है? लघु प्रदीप्तिकाली, दीर्घ प्रदीप्तिकाली, उदासीन इट मीन्स न्यूट्रल प्लांट, एंड मध्य प्रदीप्तिकाली। SDP यानी कि बच्चों शॉर्ट डे प्लांट्स हैं। SDP मीन्स शॉर्ट डे प्लांट, LDP लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट, NDP न्यूट्रल डे प्लांट्स, IMD इंटरमीडिएट डे प्लांट्स। तो राइट आंसर इज सोयाबीन, चौला और जो आपका चावल है ये है बच्चों SDP। राइट आंसर इज SDP यानी कि शॉर्ट डे प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद में आंसर आपको देना है। निम्न में से दिवस निष्प्रभावी, इट मीन्स डे न्यूट्रल प्लांट, कौन से प्लांट की बात हो रही है? डे न्यूट्रल प्लांट्स, जिनके ऊपर पुष्पन फलन की क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो न्यूट्रल डे प्लांट्स की अगर बात करें तो देखिए गेहूं, जौ, चुकंदर है, जई है। सेकंड ऑप्शन मूंग, मोठ, चना, बरसीम है। थर्ड ऑप्शन राजमा है, कपास है, टमाटर है और तंबाकू है। और लास्ट में आपका शुगर केन है। इंग्लिश में ये क्वेश्चन आपको ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल डे प्लांट। इनमें से ग्रुप में से हमें एक ग्रुप ऐसा सिलेक्ट करना है कि ऐसा कौन सा है जो न्यूट्रल डे प्लांट्स के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर इज फ्रेंच बीन, इट मीन्स राजमा, कॉटन, टोमेटो एंड टोबैको। दीज प्लांट्स आर न्यूट्रल डे प्लांट। तो राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि में उपयोगी आर्द्रता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमिडिटी इज यूजफुल इन एग्रीकल्चर। इनमें से आपको ये देखना है कि कौन सी ह्यूमिडिटी ऐसी है जो हमारी एग्रीकल्चर में काम आती है, कृषि कार्यों के लिए उपयोगी होती है। फर्स्ट है निरपेक्ष आर्द्रता, सेकंड सापेक्ष, थर्ड है विशिष्ट एंड फोर्थ इज बोथ 2 and 3। इनमें से हमें एक आंसर ऐसा सिलेक्ट करना होगा कि जो कौन सी आर्द्रता ऐसी है जो आपके कृषि में उपयोगी है। तो राइट आंसर इज सापेक्ष आर्द्रता, इट मींस रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किसमें हम मापते हैं? प्रतिशत में मापते हैं। सेकंड होता है आपका एब्सोल्यूट, जो आपके पहले JET में क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एंड विशिष्ट आर्द्रता इट मींस स्पेसिफिक हीट, इसको ग्राम पर केजी में मापा जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी। और कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए? 40 से लेकर के 60% के लगभग हमारी ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरपेक्ष आर्द्रता। बच्चों इसका आंसर मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि निरपेक्ष आर्द्रता इट मींस एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की मानक इकाई है। इट मींस एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, इसको किसमें मापा जाता है, इसको किसमें प्रदर्शित किया जाता है? तो राइट आंसर इज ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में औस यानी कि ड्यू, औस का मापन ड्रोसोमीटर से किया जाता है। एक ही क्वेश्चन में आपके दो आंसर हैं।
कि औस का जो मापन है वो कौन से उपकरण से किया जाता है, ड्रोसोमीटर से। तो पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का मापन किससे करते हैं? हमें देखना है कि ट्रांसपिरेशन जो रेट है जो पादपों में, उसका मापन किस यंत्र से किया जाता है। इंग्लिश में देखिए, इन प्लांट्स ड्यू इज मेजर्ड बाय ड्रोसोमीटर, देन इवेपो, यहां पर क्या आएगा, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय, फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन है फ्लेम फोटोमीटर, सेकंड लाइसीमीटर एंड थर्ड फोटोमीटर और फोर्थ इज पायरेनोमीटर। तो बच्चों ये क्या आएगा, पोटोमीटर आएगा। तो राइट आंसर इज गेनोंग से पोटोमीटर। तो गेनोंग का जो पोटोमीटर है वो उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लाइसीमीटर निक्षालन यानी कि लीचिंग को मापने के काम में आता है। पायरेनोमीटर सोलर रेडिएशन को जज करता है। और फ्लेम फोटोमीटर का लास्ट ईयर आपकी जेईटी में क्वेश्चन आया था, ये मृदा में किसका मापन करता है, मृदा में कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम की मात्रा का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, फसलों को पाले से बचाने का प्रभावी उपाय है। अगर पाले का अगर प्रकोप है, पाला आ रहा है, तो दिसंबर जनवरी के महीने में पाले की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों। तो इससे बचाने के लिए ऐसा कौन सा उपाय है जो प्रभावी रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन वायुरोधी पट्टियां, 0.1% कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, लाइट इरिगेशन एंड ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन इंग्लिश में देखिए, इट इज एन इफेक्टिव मेथड टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्ट। तो हमारी फसलों को पाला से बचाने के लिए ऐसा कौन सा मेथड आपका सुटेबल है, डिजायरेबल है, जो आपके फसलों को किससे बचाता है, पाला से बचाता है? तो पहला क्या है, विंड ब्रेक, 0.1% H2SO4, थर्ड लाइट इरिगेशन। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज होगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। विंड ब्रेक का क्वेश्चन आता है बच्चों कि विंड ब्रेक जो है हमारे जो खेत की जो बाउंड्री होती है उसमें हम बड़े आकार के जो वृक्ष है उनको लगाते हैं। तो विंड ब्रेक्स का आपसे डायरेक्शन पूछेंगे कि ये कौन सी दिशा में लगाए जाते हैं। तो विंड ब्रेक उत्तरी पश्चिमी दिशा में लगाया जाता है। कौन सी दिशा में लगाते हैं, उत्तरी पश्चिमी दिशा में लगाते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है। 0.1% H2SO4 का यानी सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों को प्रतिकूल मौसम जैसे लू व पाला से बचाने हेतु वायुरोधी पट्टियों को कौन सी दिशा में लगाते हैं? इन विच डायरेक्शन शुड बी विंड ब्रेक बी प्लेस्ड टू द प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम द एडवर्स वेदर लू एंड फ्रॉस्ट? उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी है, उत्तरी पश्चिमी है और दक्षिणी पूर्वी। तो बच्चों इसका अभी आंसर मैंने आपको पहले बताया था, कौन सा आंसर होगा, उत्तरी पश्चिमी दिशा। जो विंड ब्रेक है उनको उत्तरी पश्चिमी दिशा में लगाया जाता है और डेंस ग्रो करते हैं, पिरामिड शेप में ग्रो करते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकतम तापमापी के स्केल पर अंक अंकित होते हैं। तो तापमान, अधिकतम दिन का तापमान मापने के जो तापमापी जो काम में आता है बच्चों, उसके जो स्टेम होगी उस पर कितनी मार्किंग होती है? तो नंबर्स आर मार्क्ड ऑन द स्केल ऑफ द मैक्सिमम थर्मामीटर। मैक्सिमम थर्मामीटर की बात हो रही है, इस पर कितनी मार्किंग होगी? फर्स्ट ऑप्शन -35 टू -55 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड ऑप्शन इज -42 +50 डिग्री सेल्सियस, थर्ड -35 टू -55 एंड फोर्थ इज -40 टू -55 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों जो मैक्सिमम जो थर्मामीटर होता है उस पर जो स्केल होता है उसकी मार्किंग होती है -40 से +55 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम तापमापी में भरा होता है। द मिनिमम थर्मोमीटर इज फिल्ड विथ, जो न्यूनतम जो तापमापी होता है उसमें क्या भरा होता है? एल्कोहल, मरकरी एवं एल्कोहल एंड लास्ट ऑप्शन इज सेटिल एल्कोहल। सो राइट आंसर इज एल्कोहल।
अधिकतम तापमापी की अगर बात करें, अधिकतम अधिकतम तापमापी में क्या भरा होता है, मरकरी भरा होता है, लेकिन न्यूनतम तापमापी में क्या भरा होता है, एल्कोहल। अगला क्वेश्चन, स्टीवेंसन स्क्रीन, इट इज ए स्पेशल वुडन बॉक्स ऑफ मीटेरियोलॉजी। ये आपके मीटरोलॉजी का एक स्पेशल लकड़ी का बॉक्स होता है जिसमें आपके तापमापियों को लगाया जाता है। तो इसका दरवाजा कौन सी दिशा में खुलता है, उत्तर दिशा में लटकता हुआ खुलता है। तो बताइए इसकी ऊंचाई कितनी होती है, हाइट ऑफ स्टीवेंसन स्क्रीन, द स्टीवेंसन स्क्रीन, द स्टीवेंसन स्क्रीन screen's door opens hanging in the north direction, then its height from the ground। सोइल सरफेस से हमें क्या बतानी है, इसकी हाइट बतानी है बच्चों। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो 1.22 मीटर होगा। इट मीन्स ये 4 फीट के लगभग होता है, ये 4 फीट का होता है ये। लेकिन ये मीटरोलॉजी में आपके अधिकतम तापमापी, न्यूनतम तापमापी, आर्द्र और शुष्क बल्ब तापमापियों को लगाया जाता है बच्चों। ये एक लकड़ी का बना हुआ होता है, इसको सफेद रंग से पेंट किया जाता है स्टीवेंसन स्क्रीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में दिसंबर जनवरी में चलने वाली शीतलहर का प्रवाह किस दिशा से होता है। राजस्थान में जो शीतलहर जो आती है वो कौन सी दिशा से इसका प्रवाह होता है। तो फ्रॉम विच डायरेक्शन डज द कोल्ड वेव फ्लो इन राजस्थान इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी। दिसंबर जनवरी के महीने में चलने वाली ठंडी हवाओं का प्रवाह कौन सी दिशा से होता है। तो राइट आंसर बताइए, राइट आंसर इज उत्तर। ये आता है नॉर्थ डायरेक्शन से। कहां से आती है, नॉर्थ डायरेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल क्षेत्र तथा मृदा का एल्बिडो होता है। एल्बिडो ऑफ क्रॉप एरिया एंड सोयल इज। दोस्तों एल्बिडो क्या होता है, टोटल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ सोलर रेडिएशन। जो सूर्य की जो किरणें आती है वो कितनी आई और कितनी वापस चली गई। तो आउटगोइंग एंड इनकमिंग रेशियो ऑफ सोलर रेडिएशन इज नोन एज एल्बिडो। तो फर्स्ट ऑप्शन 3 से 10%, 23 से 30%, 45 से 50% एंड फोर्थ इज 85%। तो देखिए जो फसल क्षेत्र और जो आपका सॉइल होता है उसका जो एल्बिडो होता है बच्चों वो 23 से लेकर के 30% होता है। 85% जो होता है वो ग्लेशियर का होता है। किसका होता है, ग्लेशियर का होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें 3 से लेकर के 10% जो एल्बिडो होता है वो किसका होता है, जल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यम मौसम पूर्वानुमान की अवधि होती है। ड्यूरेशन ऑफ मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग इज। मध्यम मौसम पूर्वानुमान, देखिए वेदर फोरकास्टिंग का मीन है कि मौसम के बारे में, वेदर से रिलेटेड जो भी फिनोमेनन्स हैं उनके बारे में पहले ही पता लगाना, उनके बारे में फोरकास्टिंग की जाती है। तो हमने हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्यम मौसम पूर्वानुमान की अवधि कितनी होती है, और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका है, जेईटी का हिस्सा रहा ये क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन लेस देन 2 आवर्स, 1 to 3 days, 3 to 10 days एंड मोर देन 10 days। तो मध्यम मौसम पूर्वानुमान की जो बच्चों अवधि होती है वो 3 से लेकर के 10 दिन की होती है। अपन बात करें लेस देन 2 आवर्स तो नाउ कास्टिंग, ठीक है। 1 से 10 दिन आपका कौन सा होता है, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, और ये कौन सा होता है, लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ओके, तो राइट आंसर इज 3 to 10 days। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि कृषि के लिए कौन सा वेदर फोरकास्टिंग सुटेबल होता है। तो कृषि के लिए जो आपका 10 दिन वाला होता है फसल चुनाव के लिए वो यही होता है। ये साल में 3 बार डिक्लेयर होता है बच्चों। कितनी बार डिक्लेयर होता है, 3 बार इसको डिक्लेयर किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सस्य मौसम विज्ञान सुधार परियोजना, इट मीन्स ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रो मटीरियोलॉजी 1983 में कहाँ स्थापित किया गया था? गुड़गांव में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, नई दिल्ली में। आल्सो इन इंग्लिश, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ मटीरियोलॉजी इन 1983 इज एट लोकेटेड एट गुड़गांव है, हैदराबाद है, बेंगलोर है और नई दिल्ली है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा हैदराबाद। 1983 में इसको हैदराबाद में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सामान्यतया मौसम वेधशाला का आकार होता है, नॉर्मली साइज ऑफ मीटेरोलॉजी ऑब्जर्वेटरी, मीटेरोलॉजी जो ऑब्जर्वेटरी होती है उसका साइज क्या होगा बच्चों? नॉर्मली हम बात कर रहे हैं मीटेरोलॉजी ऑब्जर्वेटरी का जो साइज है वो कितना होगा? 80 से 80 इंटू 120 फीट, 100 इंटू 160 फीट, 120 इंटू 200 फीट, 120 इंटू 180 फीट। इन चारों में से हमें देखना होगा कि मीटेरोलॉजी ऑब्जर्वेटरी है उसका जो साइज है वो क्या हो सकता है? 120 इंटू 80 फीट। तो नॉर्मली जो मीटेरोलॉजी का जो साइज होता है वो 120 इंटू 180 फीट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मई जून में पश्चिमी दिशा में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? राजस्थान में जो मई जून के महीने में जो गर्म हवाएं चलती है तो वो कौन सी दिशा से चल रही है बच्चों? पश्चिमी दिशा से चल रही है। द हॉट विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्टर्न डायरेक्शन इन राजस्थान इन मई जून आर कॉल्ड थंडर, यानी कि आंधी तूफान। हॉट वेव है बच्चों, लू है, तो इसका आंसर क्या होगा? लू। लू इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मध्य मौसम पूर्वानुमान राष्ट्रीय मध्य मौसम पूर्वानुमान केंद्र 1988 में कहां स्थापित किया गया था? वेयर वॉज द नेशनल मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग सेंटर एस्टेब्लिश्ड इन 1988? तेलंगाना में, नई दिल्ली में, पंतनगर में और देहरादून में। तो बच्चों नेशनल मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग एस्टेब्लिश्ड एट न्यू दिल्ली, ये कहां पर स्थापित किया गया था? नई दिल्ली में स्थापित किया गया था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मौसम वेधशाला का मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मीटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, यहां पर ऑब्जर्वेटरी आएगा बच्चों, ध्यान रखना। हमें अंतरराष्ट्रीय मौसम वेधशाला के बारे में बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कहां खोला गया है? नई दिल्ली में है, पुणे महाराष्ट्र में है, ये क्या है? पुणे महाराष्ट्र है, बेंगलोर है एंड जिनेवा स्विट्जरलैंड। इन चारों में से देखना होगा कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो बच्चों राइट आंसर इज जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये कहां पर है? इंटरनेशनल मौसम वेधशाला का जो मुख्यालय है वो आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। देखिए आज की क्लास में हम 35 क्वेश्चन आपको सोल्व करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर करना, अपने दोस्तों के पास में लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू।